अध्याय 41। बहनोई अधिक सुंदर है। अभाभी, आप केवल कुछ दिनों के लिए उससे शादी कर सकते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी मदद करो। यह व्यक्ति फो थान थुओंग का जैविक छोटा भाई है। वह उसके साथ कैसे खड़ा हो सकता है? मामा, क्या कोई मेहमान है? At this time, Little and Ping had already gathered around. This little bear was really getting into character. Fu Shensheng followed closely behind. Bad BA, 1. Guests are coming, Daddy has to go make tea. Mama, quickly invite the guests in. 1. Bad BA, children call Papa. Little and Ping commanded this and that. His whole body was busy, completely unaware that the guest in his mouth had turned into stone in the wind when he shouted Bad BA Mama. After a long while, Fu Hua Sheng finally regained his senses, his expression extremely indignant. PH hai. You are a swindler. What is this? I really thought you were very noble. So sinister. Even my son is already so grown up. Could it be that you? Fu Shensheng glanced at him lightly. Fu Hua Sheng immediately tactfully shut his mouth to avoid more trouble. Song and Jiu only noticed that he misunderstood and Ping as his and Fu Shensheng's son. Hey, what nonsense are you talking about? This is, मेरे भाई. तुम झूठ बोल रहे हो. फिर तुम हमें कमीने क्यों कहते हो? फो हुआ सेने ने तो जानबूझकर एन बिन्हे की आवाज की नकल भी की. ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक पारिवारिक खेल खेल रहे हैं. क्या तुम लोग साथ खेलना चाहोगे? नन्ही एन पिंग ने समझाने के लिए अपना छोटा सा सिर उठाया और उसे आमंत्रित भी किया. फू हुआ शेंग ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराया. हाँ, ठीक है. तो क्या मैं तुम्हारा कैनवास बन सकता हूँ? तुम इसे कैसे भी देखो, मैं थोड़ा सुंदर हूँ. नन्ही एन पिंग ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया. जीजाजी ज्यादा सुंदर हैं. फू शेन शांग ने प्रशंसा में उसका सिर छुआ. अच्छा लड़का. फू हुआ शेंग ने घृणा में अपने दांत पीस लिए. तुम शरारती लड़के, ये कैसी आंखें हैं? वह पहले से ही कई साल का है और झुर्रियां हैं. वह मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकता है? नन्ही एन पिंग की अभिव्यक्ति मासूम थी. बच्चे झूठ नहीं बोल सकते. फू हुआ शेंग. अंत में समझौता करने के अलावा और कुछ नहीं करना था. कोई बात नहीं. तुम चाहते हो कि मैं क्या दिखावा करूं? नन्ही एन पिंग ने एक पल के लिए सोचा. एक डाकिया. क्या? फू हुआ शेंग को लगा कि उसके चरित्र का गंभीर अपमान किया गया है. फट. सॉन्ग एंड जिव वास्तव में हंसे बिना नहीं रह सका. यह महसूस करते हुए कि वह बहुत खुश नहीं था, छोटे एन पिंग ने झिझकते हुए कहा, क्या मैं कोई पालतू जानवर रख सकता हूँ? लेकिन मेरे पास घर पर पहले से ही टोबी है जिसे मैं पसंद करता हूँ. भाभी, आपका छोटा भाई बहुत बदमाशी करता है. यह एक रिश्तेदार पर हमला है. मुझे लगता है कि मेरे छोटे भाई की आंखें खराब नहीं हैं. भाभी, आप ऐसी कैसे हो सकती हैं? आप मुझसे प्यार नहीं करती. चिरप चिरप चिरप. 1. अब सॉन्ग एंड जिव की बारी थी हवा में घबराने की. फू परिवार के लोग वास्तव में दूसरों की तुलना में अधिक भोले थे. सौभाग्य से कैने ही ने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली और समग्र स्तर में सुधार किया. अध्याय 42. पुलिस दरवाजे पर आई. संपादक. शेर की सवारी करने वाला चिकन जब पुलिस दरवाजे पर आई तो तीनों लोग घर पर जियो एन पिंग के साथ बचकाना खेल खेल रहे थे. सॉन्ग एंड जियो ने छोटे व्यक्ति के साथ जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, जबकि फू हुआ शेंग यह कहने के बजाय मरना पसंद करेगा कि वह दूसरों के लिए हंसी का पात्र था. ऐसा लग रहा था कि केवल फू शेन शांग ही वास्तव में बच्चे को पसंद करता था और देर रात उसने जानबूझकर अपने सहायक को खिलौनों का एक गुच्छा खरीदने और उन्हें भेजने के लिए बुलाया. आखिर वह लगभग 29 साल की थी.
इस उम्र में उसे एक बच्चे की चाहत रही होगी। घंटी और भी जोर से बजने लगी। सोंग एंजू दरवाजा खोलने ही वाली थी। फू शेन शांग ने उसे पीछे खींच लिया, सामने फू हुआ शेंग को देखते हुए, जो जियो एन पिंग की लकड़ी की पहेली को धकेलने का दुष्ट इरादा रखता था। तीसरे भाई, जाओ दरवाजा खोलो। फू हुआ शेंग निश्चल था। तुमने मुझे इसे खोलने के लिए क्यों कहा? मैं मेहमान हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगा कि तुम कोई बाहरी व्यक्ति हो। उम्मा। इन शब्दों ने उसे सहज महसूस कराया। फू हुआ शेंग ने खड़े होकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजे की घंटी की लगातार बजती आवाज सुनकर वह बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। कौन है? रात के इस समय बहुत शोर है। जिस क्षण फू हुआशिंग ने दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर गंभीर और उग्र भाव वाले पुलिसकर्मी ने तुरंत आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। फिर वह डर गया और बोला, यंग मास्टर फू, तुम यहाँ क्यों हो? यह मेरे दूसरे भाई का घर है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्या तुम रह सकते हो? लियांग यू दरवाजे के बाहर सीधा खड़ा था। लियांग यू के पीछे एक ही पुलिस वर्दी पहने दो सहकर्मी थे। उनके पीछे सोंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन सोंग जिंगुओ और उनकी पत्नी थे। ऐसी स्थिति देखकर फू हुआशिंग भी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्दी से समझ गया। धिक्कार है फुथान थोंग, मैंने यह कहा, लेकिन तुम नहीं जानते कि ऐसी अच्छी बातें कैसे कही जाती हैं। ऐसा लगता है कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा और तुमने पुलिस को सतर्क कर दिया। तुम खुद नहीं दिखे। शहर ए की पुलिस तुम्हें नहीं जानती थी। वे तुम्हें एक द्वार देवता के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। एक द्वार देवता, द्वार पर लगी संरक्षक पेंटिंग का। क्या दूसरा मास्टर भी यहाँ है? लुओंग हू ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। वो परिवार का दूसरा बेटा यहाँ क्यों आया था? हालांकि यह जगह आम लोगों के लिए बहुत शानदार थी, लेकिन यह उसकी हैसियत के बिल्कुल लायक नहीं थी। सोंग परिवार की प्रसिद्ध बेटी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? सोंग शिंगगुओ ने भी उसे इस मामले के बारे में नहीं बताया, जिससे वह अब बहुत दबाव में था। स्थिति को न समझने की बात तो दूर की बात है। लियांग यू ने उसका अभिवादन किया और उसे एक ही बार में सब कुछ बता दिया। फू हुआशिंग ने अपना सिर घुमाया और घर के अंदर देखा। अचानक उसे एहसास हुआ, तो यह ऐसा ही है। सोंग शिंगगुओ पहले से ही भ्रमित था जब उसने फू हुआशिंग को घर से बाहर आते देखा। उसने स्कूल में शिक्षक से पता पूछा था। उसने व्यक्तिगत रूप से सोचा कि यह घर इन ज्यू की विदाई फीस है, लेकिन कौन जानता था कि अंदर दो इतने बड़े बुद्ध छिपे हुए थे। शहरे में हर कोई प्रसिद्ध फो हुआ सेना, काई बाक और खा लाक को जानता है। टोंग हंग कोक कुछ बार उनके साथ रहा था, इसलिए निश्चित रूप से वह जानता था। निर्देशक टोंग बहुत दिनों से नहीं मिले। फो हुआ सेने ने स्वागत करने की पहल की। युवा मास्टर फो बहुत विनम्र है। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या मेरी बेटी अंदर है? सोंग हंग कोक का दिल शांत नहीं था। आशा यहाँ नहीं थी। हाँ है, फो हुआ सेना ने निर्णायक ढंग से उत्तर दिया। फोंग नू ने सुना। तुरंत टोंग हंग कोक के कपड़े खींचे और उससे उस व्यक्ति के बारे में पूछने का आग्रह किया। टोंग हंग कोक बेहद परेशान था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, यह टोंग का पारिवारिक मामला है। मैं सम्मानपूर्वक फो थियू से हस्तक्षेप न करने का अनुरोध करता हूँ। फो हुआ सेने ने अस्पष्ट अर्थ के साथ मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा भी पारिवारिक मामला है। बेशक मुझे हस्तक्षेप करना होगा। अध्याय 43। क्या मैं एक ऐसा बच्चा चाहता हूँ जिसे मैंने जन्म दिया था? एक भारी गीत जिंगो। कोई बात नहीं, आप व्यवसाय की दुनिया में एक कंपनी के निर्देशक हैं। आप एक महिला द्वारा नाक के नेतृत्व में क्यों हैं? क्या आप बूढ़े और भ्रमित हैं? मेरे पिता का दिल
फू हुआ शेंग बोलने वाला था, लेकिन गीत एक जीव ने पहले ही उन्हें दूर कर दिया था। छोटा अनबिन्ह बाहर चला गया। फो थान थोंग उसके पीछे चला गया। अनबिन्ह फोंग नूह ने अपने बेटे को देखा और तुरंत दौड़कर उसके पास गई। माँ, अनबिन्ह, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने बच्चे को चोट पहुंचाई? माँ, अनबिन्ह को चोट नहीं लगी है। आपने अनबिन्ही को बाहर नहीं निकाला। यह अनबिन्ह है जो तुम्हें भूल गया था, इसलिए वह तुम्हें खुद ही ढूंढने चला गया, लड़के ने स्पष्ट रूप से समझाया। फूंग नूह ने फो थान थोंग के पीछे टोंग एनकू को डर से देखा। तुम्हारे जैसा बच्चा इतनी दूर कैसे भाग सकता है? क्या एनकू ने तुम्हें ऐसा कहने के लिए कहा था? एनपिंग, यू हैव टू टेल द ट्रूथ। मॉम इज हियर। नो वन विल डेयर टू हर्ट यू एनीमोर। शट अप, स्टूपिड वुमन। Song Jing-go hurriedly stopped Fang Ru's nonsense. Looking at the current situation, and Jiu was with the two Fu family members, the chance of kidnapping and Ping was zero. Otherwise, could it be that the two Fu family members were also accomplices? Thinking about it, perhaps his son was telling the truth. Song Jing-go's face revealed embarrassment. This matter is probably my misunderstanding. Fu Hua Sheng sneered. You should go back and question the conscientious nanny at your house. Just now, he heard Liang Yu speak, so he knew where the problem was. If not that your nanny lied, then your nanny was definitely lied to by an informant. Obviously, Song Jing-go had already reacted in time at this moment. Noticing Song Jing-go's doubtful gaze, Fang Ru hurriedly explained, I don't know anything. The nanny said she saw it on को। उसे जिम्मेदारी लेने से डर लगता होगा, इसीलिए उसने ऐसा कहा। यह शर्म की बात है कि मैं अभी भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता हूँ। टोंग हंग क्वोक ने गुस्से में डांटा, तुमने उस समय स्पष्ट रूप से क्यों नहीं पूछा? टोंग एनकू एक तरफ झुक गया और ठंडे तरीके से मजाक उड़ाया। क्या मैं ऐसा बच्चा चाहूंगा जो मेरे द्वारा पैदा नहीं हुआ है? क्या तुम्हें अब भी उससे चोरी करने की जरूरत है? फू शेन शांग ने यह सुना। तुम क्या कह रहे हो? सॉन्ग जिंगो, जिसने सॉन्ग एंड ज्यू की चतुर और प्यारी शक्ल देखी थी, उसका दिल थोड़ा नरम हो गया था, लेकिन उसने जो कहा, उसे सुनकर उसका गुस्सा तुरंत भड़क गया। यह सच है। फू शेन शांग की आंखों में देखते हुए सॉन्ग जिंगो ने आखिरकार अपना गुस्सा वापस पकड़ लिया और डांटना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। सॉन्ग जिंगो ने अपने शब्दों को सावधानी से चुनने की पूरी कोशिश की। मुझे खेद है, मेरी बेटी ने पिछले कुछ दिनों में आपको परेशान किया है। मैं उसे वापस लाकर उसे सख्त अनुशासन में रखूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? बेटे को दूर ले जाने की बात तो दूर, बेटी को भी दूर ले जाना चाहते हो? सोंग परिवार की शक्ल देखकर उन्हें अभी भी नहीं पता कि उनकी बेटी कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई है। फो हुआ सेना को आश्चर्य हुआ और उसने फो थान थोंग की ओर देखा, उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। अध्याय 44। मैं कहता हूँ, बेबी, आप वास्तव में बहुत प्यारे हैं। परिवार वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के लिए रहता था। पुलिसकर्मियों को पहले छोड़ने के लिए कहा गया था, फिर एक जीयू को सलाह देने के लिए जारी रखने के लिए तैयार किया गया था। बाहर के लोग इतने शर्मिंदा थे कि वे क्रोधित हो गए। वे फो थान थोंग और फो हुआ सेने को उनके सामने डांटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे फुसफुसाए, बेशर्म, परिवार की परंपरा को बर्बाद कर रही है। यह समझना मुश्किल है, क्या फू परिवार के सभी पुरुषों की पसंद इतनी खास है? हालांकि यह बदमाश अभी भी सामान्य रूप से सुंदर है, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं है जो किसी देश या शहर को गिरा सके। उनके आसपास की सभी महिलाएं उससे ज्यादा सुंदर हैं। इन दो पुरुषों के साथ एक ही घर में रहने वाली एक महिला, साथ ही फू हुआशिंग के अस्पष्ट शब्द सबूत के तौर पर। यह सब अनिवार्य रूप से लोगों को अजीब विचार देता है।
पहले वह फू शेनशांग का अनुसरण करती थी, अब वह फू हुआशिंग के साथ है। या दोनों भाई एक साथ खेल रहे हैं? यह देखना आसान है कि सोंग शिंगगुओ और फेंगरू के विचार कहीं न कहीं सामंजस्य से बाहर हो गए हैं। भले ही यह भ्रष्ट हो, फिर भी यह मेरी पारिवारिक परंपरा को नष्ट कर रहा है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? छोटे एनपिंग के ठीक सामने सोंग एनजू वास्तव में इसे बहुत भद्दा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन वह उग्र स्वभाव का होने से खुद को रोक नहीं सका। शिंगगुओ, उसे देखो। मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं। टोंग हंग कोक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप पहले एन बिन्ह को घर ले जाएं। फोंग नूह ने असंतोष में फुसफुसाया, आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम सच में इसे वापस लेना चाहते हो? वापस जाओ। सोंग शिंगगुओ की आवाज सख्त थी। सोंग शिंगगुओ के लिए उससे इतनी बुरी तरह बात करना दुर्लभ था। फेंगरू की आंखें आक्रोश से लाल थी, लेकिन उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। जियो अनपिंग ने जाने से इनकार कर दिया। वह अनज्यू से बात करना चाहती थी। बहन, बहन। फोंग नू ने अपने प्यारे बेटे को घूर कर देखा। छोटे लड़के को बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ। बहन, मैं अगली बार फिर आपसे मिलने आऊंगा। इससे पहले कि फोंग नू कुछ कह पाती, टोंग एन कू पहले से ही भयभीत थी, जैसे कि किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रही हो। मत करो। वापस मत आना। टियो एन बिन्ह परेशान था। बहन, अब आपको एन बिन्ह पसंद नहीं है ना? माँ तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन एन पिंग तुम्हें पसंद करता है। फेंगरू इतना क्रोधित था कि वह इसे सहन नहीं कर सका, लेकिन उसने अभी अभी अपना खोया हुआ खजाना पाया था, इसलिए वह उसे मारना या डांटना बर्दाश्त नहीं कर सका। सोंग एनज्यू ने असहाय होकर कहा, ठीक है, मुझ पर नींद की गोलियां मत इस्तेमाल करो। संक्षेप में, तुम यहाँ अकेले नहीं आ सकती। बोलने के बाद उसने छोटी एन पिंग की दयनीय आंखों को देखा और कहा, जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुमसे मिलने वापस आऊंगी। तभी छोटी एन पिंग हंसी और आज्ञाकारी रूप से फेंगरू का अनुसरण किया। सोंग जिंगगो ने देखा कि उसके बेटे और बेटी के बीच संबंध खराब नहीं थे, और उसे अपने दिल में तसल्ली महसूस हुई, और उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। एनजू, खिलवाड़ करना बंद करो। अपने पिता का पीछा करो। यह नहीं जानते हुए कि यह सोंग जिंगगो क्या योजना बना रहा था। कुछ समय पहले वह उसे बिच्छू की तरह टाल रहा था, लेकिन अब वह उसे बांध कर वापस लाना चाहता था। अध्याय 45। दयालु आज आपके साथ उपद्रव। यह देखते हुए कि वह छोड़ देना चाहती है, फू शेन शांग ने अपने कंधों को काफी हद तक पकड़ लिया और धीरे से पूछा, निर्देशक गीत के साथ एक जीव को वापस लाने के लिए क्या हुआ? मेरी बेटी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप बस खेल सकते हैं। कहा, इसे शक्तिशाली से न डरना कहा जा सकता है। एक प्रतिभाशाली लेकिन अशिष्ट स्वभाव। प्रतिभाशाली लेकिन अशिष्ट स्वभाव। अशिष्ट शेखी बघारने वाला टोंग एनकू ने टोंग हंग कुओक पर नजर डालने के लिए ऐसी आंखों का इस्तेमाल किया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सोंग शिंगगुओ ये शब्द कह सकता है, क्या उस पर भूत सवार है? फू शेन शांग उसे समझाना नहीं चाहता था। एक और शब्द कहने में बहुत आलसी था, उसे बहुत नीचे देखते हुए। जब तक तुम लोगों को दूर ले जाने की क्षमता नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक रुको, फिर मुझसे बात करो। कृपया वापस जाओ। वह अभी भी खुला और ईमानदार था, अपनी शक्ति का उपयोग लोगों पर अत्याचार करने के लिए करता था। तुम। सोंग शिंगगुओ का चेहरा तुरंत स्वर के जिगर के रंग में बदल गया। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, एनजू, तुम बेहतर ढंग से सोचो। हर कोई चला गया। फू हुआ शेंग उत्साहित था, यह सोचकर कि वह एक अच्छा शो देख रहा था। अभी सोंग शिंगगुओ की अभिव्यक्ति वास्तव में विशेष थी। अब तक उसके दूसरे भाई में लोगों को बिना तलवार निकाले ही मौत के मुंह में धकेल देने की क्षमता थी।
सोंग एन जू ने सोंग जिंग गो की ओर देखा, जो जाने के लिए उकसाया गया था। उसकी आंखें उलझी हुई थी। फू शेन शांग ने उसके माथे को छुआ, पुष्टि की कि उसका तापमान सामान्य था और उसे अब बुखार नहीं था। फिर उसे राहत महसूस हुई। क्या तुम थक गई हो? सोंग एन जू ने सिर हिलाया। आज वाकई काफी था। अब वह बस अच्छी नींद लेना चाहती है, किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं चाहती। सोंग जिंगगो ने अचानक अपना रवैया क्यों बदल दिया? फू शेनशांग ने उसके साथ अपने रिश्ते को क्यों नहीं बताया? वह एक श्रेष्ठ है। अशंग। फू शेनशांग ने गीत अंजू को क्षैतिज रूप से गले लगाया और फू हुआशांग से कहा, आपको भी वापस जाना चाहिए। फिर मुझे फेंकने के लिए क्या आपको लगता है कि मैं एक कंडोम हूँ? फू हुआ शेंग और सोंग एंजू में कई चीजें समान हैं। सोंग एंजू को नहीं पता कि क्या कहना है। हमेशा एक पहाड़ दूसरे से ऊंचा होता है। नवविवाहित जोड़े शहद की तरह मीठे हैं। आप जैसे प्रकाश बल्ब बहुत उज्जवल हैं। मैं वास्तव में इस फू शेन शांग को एक सुंदर घर ले जाते हुए नहीं देख सकता। यह तुच्छ व्यक्ति प्रतिभाशाली और सुंदर दोनों है। फू हुआ शेंग ने मुड़कर भाग लिया। तुम जाओ, खुश रहो। सबसे पहले फोकैना हाय ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया। फिर होई ले ने अचानक हमला किया। आंतरिक संघर्ष अंतहीन थे। मैं बैठ गया और मछुआरे के लाभ के लिए इंतजार कर रहा था। चलो देखते हैं कि आप कितने अभिमानी हो सकते हैं। अध्याय 46। एक बार इस तरह लाड प्यार किया गया। पहला शिक्षक मुझे छोड़कर चला गया। बेशक उसकी जगह कोई और शिक्षक आना ही था। शिक्षक बदल गया। पुरुष। फो थान थोंग ने कहा, वृद्ध। आपके अधीनस्थ को लगता है कि एक सेवानिवृत्त महिला शिक्षक अधिक उपयुक्त होगी। दूसरी तरफ से सहायक क्यू जिन ने सुझाव दिया। फू शेन शांग ने एक पल सोचा और समझ गया कि उसका क्या मतलब था। बस जैसा आप कहते हैं वैसा ही करो। एनजीयू जिस एकमात्र व्यक्ति का सम्मान करती थी वह उसकी दिवंगत दादी थी। शायद अपनी उम्र के किसी व्यक्ति के सामने वह ज्यादा आज्ञाकारी होती। एनजीयू स्तब्ध होकर बिस्तर से उठी, लेकिन जैसे ही वह जागी उसने फू शेन शांग को अपने शिक्षक को बदलने के लिए पुकारते हुए सुना। आज सुबह से उसका मूड तुरंत खराब हो गया। जाग गई। फो थान थोंग ने उसके बालों को छुआ। फो थान थोंग, मैं अभी भी बीमार हूँ। सोंग एन जू ने बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। क्या तुम मुझे कुछ खाली समय नहीं दे सकते? पढ़ाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। अच्छी आदतें बनाना आसान नहीं है। बीच में मत बोलो। अगर तुम बीमार हो तो तुम कम पढ़ सकते हो, लेकिन तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। सोंग एन जू बिना कुछ कहे कंबल के नीचे छिप गया। आखिरकार उससे बात करने का कोई तरीका नहीं था। चुपचाप विरोध करना अधिक प्रभावी था। फू शेन शांग ने धैर्यपूर्वक सिखाया, मैं एक बार एक वरिष्ठ को जानता था। जब सैन्य प्रशिक्षण की रोशनी बंद हो जाती थी तो वह किताबें पढ़ने के लिए धूप बत्ती जलाता था। बाद में वह अंधा हो गया? सोंग एन जू ने आगे कहा। फू शेन शांग ने आह भरी। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दूंगी। मैं जल्द ही थोड़ा व्यस्त हो जाऊंगी। अच्छा रहो। ठीक है। सोंग एन जू ने मुंह बनाया और हाँ कहा। भले ही वह जानती थी कि उसने जो किया वह उसके अपने भले के लिए था, लेकिन 3 फुट मोटी बर्फ सिर्फ एक दिन के लिए नहीं थी। वह इतने सालों से भ्रम में थी। वह तुरंत कैसे बदल सकती थी? निश्चित रूप से फू शेन शांग व्यस्त होने लगी। लगातार कई दिनों तक बहुत देर से घर लौटी, लेकिन कभी भी ऐसी रात नहीं थी जब वह वापस नहीं आई। कम से कम हर बार जब वह आधी रात तक सोती थी तो कोई उसके ऊपर कंबल हटा देता था। कभी कभी जब वह सो रही होती थी तो उसकी अवरुद्ध इच्छा भड़क उठती थी और उसे हिंसक रूप से कार्य करने के लिए मजबूर करती थी।
बदले में उसे सभी प्रकार की यातनाएं मिलती थीं, जब तक कि वह जाग नहीं जाती और दया की भीख नहीं मांगती। इस दौरान सोंग जिंग गो ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने उसे कुछ मार्मिक संदेश भी भेजे, जो उसने अपने जीवन में पहली बार देखे थे। सोंग एनज्यू ने अपने आलू के चिप्स को काटा और उदासीनता से उन्हें एक-एक करके खोला। बेटी, फोन उठाओ। बेबी, मैं पहले अच्छा नहीं था। बेबी, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हें खुद को बर्बाद होते नहीं देख सकता। बेबी, क्या तुम घर आ सकती हो? इनपिंग हमेशा शोर मचाती रहती है और अपनी बहन को याद करती रहती है। बेबी, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें भविष्य में और अधिक पीड़ित नहीं होने दूंगा। बेबी, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आती। बस मेरी अपनी समस्याएं हैं। हर वाक्य कुछ ऐसा था जो वह सुनना चाहती थी, और उसे बेबी कहने का यह तरीका भी, शायद वह भूल गई थी। उसे भी लाड़ प्यार दिया गया था। ऐसा ही टोंग एन कू ने अपने घुटनों को गले लगाया और बिस्तर पर बैठ गया। पूरी घटना को एक बार देखा, इतनी जोर से हंसा कि यह रोने से भी बदतर था। आधे घंटे बाद टोंग एन कू उस घर में वापस आ गया, जहां उसने कसम खाई थी कि वह फिर कभी नहीं लौटेगा। अध्याय 47। क्या आपके पास एक नहीं है? चाचा झांग, क्या बूढ़ा आदमी घर पर है? यहाँ तक कि घर की नौकरानी को संबोधित करते समय भी वह सोंग जिंग गो को संबोधित करने की तुलना में अधिक विनम्र था। बटलर झांग ने सोंग एनज्यू को ऊपर से नीचे तक देखा, बहुत देर तक स्तब्ध रहा, फिर अपने बगल में खड़ी महिला नौकरानी को बुलाया। जल्दी से मिस्टर सोंग को बताओ, सबसे बड़ी जवान महिला वापस आ गई है। बड़ी जवान महिला, क्या यह वास्तव में आप हैं? नौकरानी ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ। आपको यह पसंद है? बहुत सुंदर है, घर की नौकरानी ने दिल की गहराई से बात की। हालांकि यह छोटी लड़की जिद्दी और बदतमीज थी, लेकिन उसने कभी भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं की। इसके विपरीत नई महिला मालकिन फोंग नू जब खुश होती थी तो उन्हें इनाम के तौर पर कुछ पैसे देती थी, लेकिन जब वह खुश नहीं होती थी तो वह उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती थी। नई नानी को भी नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसे बच्चे की देखभाल करते नहीं पाया गया तो क्या होगा, इसलिए उसने झूठ बोला। धन्यवाद चाचा, गाना एक जियो घर में चला गया। मैं आपके लिए खुद खाना बनाऊंगा। क्या आपको कोका सॉस और मसालेदार टाइगर स्किन चिली के साथ तली हुई चिकन विंग्स पसंद नहीं है, जिसे पिताजी ने सबसे अधिक बनाया था? उसकी एक कटोरी मंग बीन और सफेद कवक मीठा सूप। प्लेट पर कोई तरबूज के बीज नहीं थे। मेरी पाक कला का हुनर आजमाओ। मुझे खाना पकाए हुए कई साल हो गए हैं। खाने की मेज पर टोंग एन कू ने बहुत ही सहयोगात्मक ढंग से एक चिकन विंग उठाया। यह कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। टोंग हंग को खुशी से मुस्कुराया। पिताजी आपको वापस देखकर बहुत खुश हैं। यह सही है। उस दिन आपके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से वह आपके बारे में चिंतित है। फैंगरू ने उसके लिए झींगा बॉल का एक टुकड़ा उठाया। एक वुहान हुबेई क्षेत्र में एक आम व्यंजन। सोंग एनज्यू ने बात नहीं की, केवल अपने सिर को अपने भोजन में दफन कर दिया। सोंग जिंग गो और फैंगरू ने एक दूसरे को देखा। उनमें से कोई भी उसके उदासीन रवैये के कारण नाराज नहीं था। वह पहले की तरह नहीं थी। जब शब्द उसके मुंह से निकले तो माहौल गतिरोध हो गया। अब आज्ञाकारी रूप से बैठना और उनके साथ खाना पहले से ही एक चमत्कार माना जाता था। सोंग जिंग गो उसके लिए खाना उठाता रहा,
दिल टूटा हुआ दिख रहा था। आपके स्वभाव को इतना संयमित देखना दुर्लभ है। क्या आप पिछले कुछ दिनों से बाहर रहकर कष्ट झेल रहे हैं? इतनी दुबली पतली, तुम्हारा रंग भी अच्छा नहीं है। बुरा नहीं है, सोंग एन ज्यू ने अस्पष्टता से उत्तर दिया। चलो बाद में घर वापस चलते हैं, फोंग नहू ने सहमति जताते हुए कहा। यह सही है। मेरी माँ हर दिन किसी को मेरा कमरा साफ करने के लिए रखती है। आखिरकार बाहर का मौसम ठीक नहीं है। जो लोग नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि माँ अपने बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। सोंग एन जियू ने अचानक अपना मुंह ढक लिया, अपने पेट में मचलती हलचल को दबा लिया। क्या हुआ? सोंग जिंग गो ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं हुआ। फैंगरू की अभिव्यक्ति बहुत भद्दी हो गई। एन जियू, तुम पहले से ही गर्भवती नहीं हो, है न? अध्याय 48। मूर्ख अपने सपनों में बात करता है। सोंग जिंग गो इतना घबरा गया कि उसने लगभग अपनी चॉपस्टिक गिरा दी। एनजू, बेटा, बस पेट खराब है, एक जियू ने उदासीन रूप से जवाब दिया। इसलिए उसने कोशिश की। एक लड़की को अपना आत्मसम्मान रखना चाहिए, इससे पहले कि आप उसकी उपस्थिति से मूर्ख हो गए होंगे। अब जब आप जानते हैं, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। फू हुआ शेंग शहर में एक प्रसिद्ध प्लेबॉय है। यह और भी अधिक अस्वीकार्य है। वह आपके साथ गाना नहीं कर सकता है। आपके लिए एक साथी, दूसरी पार्टी सुंदर, विनम्र है और एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, मैं उसे एक दिन देखने के लिए ले जाऊंगा। आप निश्चित रूप से उसे पसंद करेंगे। वह सही है। उसका नाम आपके रूप में एक ही स्कूल में है। शायद आप उसे भी जानते हैं। यह वास्तव में उसे बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। इसे पसंद नहीं है, फिर भविष्य में छोड़ दिया। कल मैं आपको स्कूल छोड़ने के लिए प्रक्रियाओं के साथ मदद करूंगा और कुछ दिनों में एक शिक्षक को आपको शिष्टाचार सिखाने के लिए आमंत्रित करें। सुनो, उन्होंने कहा कि फो थान थोंग की अभी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। वह नहीं जानते थे कि वह किसके परिवार की बेटी थी, लेकिन उसकी स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं होगी। जहां तक फो हुआ सेने की बात है, तो उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इनकू उन्हें बर्दाश्त कर सकती है। सोंग शिंगगो को अच्छी तरह पता था कि फू परिवार कितना शक्तिशाली था। भले ही वह अपनी पूरी कोशिश करे, फिर भी वह उन तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर वह अच्छा नहीं करता, तो वह दूसरों द्वारा उपहास का पात्र बन जाता और प्रतिष्ठित परिवार के घर तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता। इसलिए कुछ दिन पहले भोज में, जब जू झेंचू, जो कुछ समय से उसके प्रति उदासीन था, ने उससे बात करने की पहल की और दोस्त बनने के इरादे से एनज्यू का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया, तो उसने तुरंत फैसला किया कि यह सबसे अच्छी शादी थी। वह और जू जेनचू की कंपनी हमेशा से ही बहुत प्रतिस्पर्धी रही है। अगर वे इस रिश्ते को बनाए रख सकते हैं, तो दुश्मनों को दोस्त बनाना दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। दो मजबूत लोगों का गठबंधन बिना किसी नुकसान के 100 फायदे देता है। इस तरफ सोंग जिंग गो भविष्य के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ सोंग एन जियू ने उसे देखा, अपने दांत पीसते हुए। सोंग जिंग गो, तुम सच में एक सपने देखने वाले हो। तुम। सोंग जिंग गो की आंखें चौड़ी हो गईं। उम्मीद नहीं थी कि सोंग एन जियू अचानक अपनी आवाज बढ़ाएगा। फैंगरू की आंखों में गुस्से की एक चमक चमक उठी, लेकिन उसने फिर भी सलाह देने के लिए अपनी कोमल आवाज को बनाए रखा। एन जियू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पिता ने यह सब तुम्हारे भले के लिए किया है। चुप रहो, यहाँ तुम्हारे बोलने की कोई जगह नहीं है। टोंग एन कू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि टोंग हंग क्वोक को घूरा। फोंग नहू, जो हमेशा एक भयंकर और अभिमानी अभिव्यक्ति रखती थी, इतनी डर गई कि वह चुप हो गई और अंत में बात करना जारी रखने की हिम्मत नहीं हुई। टोंग एन कू से निपटना आसान नहीं है, यह बात वह बहुत पहले से जानती थी।
इनको तुम समझती क्यों नहीं? मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अच्छी जिंदगी जियो। सोंग शिंगगो ने फिर भी उसे पहले की तरह मनाने की कोशिश की। हाँ, सोंग शिंगगो, तुम इतने पाखंडी क्यों हो? बस मुझे सीधे सीधे बताओ। मैं घर में सिर्फ खाना बर्बाद करता हूँ, बाहर सिर्फ तुम्हारी इज्जत खराब करता हूँ। मेरा सिर्फ काम शादी करना है। इतने बेशर्म मत बनो। मैं अब भी मान सकता हूँ कि तुम एक मर्द हो। जब कुछ करने को नहीं होता तो तुम बस उम्मीद करते हो कि मैं बाहर मर जाऊं, लेकिन जब कुछ होता है तो तुम्हें याद आता है कि तुम्हारी अभी भी एक बेटी है। जब मुझे स्कूल में तंग किया गया तो तुम्हें याद क्यों नहीं आया? जब मुझे 40 डिग्री का तेज बुखार था तो तुम्हें याद क्यों नहीं आया? लापरवाही से उसकी शादी किसी से करवाकर न सिर्फ उसे बड़ी मदद मिलेगी, बल्कि वह एक बड़ी समस्या का समाधान भी कर सकता है और अपनी प्रतिष्ठा भी बना सकता है। जैसा कि सोंग शिंगगो से उम्मीद की जाती है, वह वाकई बहुत हिसाब किताब रखता है। अध्याय 49। उपभोग। जब तक मैं नहीं मरता हूँ, दियान कू जिद्दी थी, लेकिन वह शुरू से ही विद्रोही और हिंसक नहीं थी। जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि धमकाने से बचने का एकमात्र तरीका बुरा बनना, दूसरों को धमकाना था। उसके पास खुद को बचाने के लिए इस तरीके को अपनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसका शरीर बुखार से ग्रस्त था और हर बार जब वह आती तो गंभीर रूप से बीमार हो जाती। जब से उसकी दादी की मृत्यु हुई है, तब से उसे तेज बुखार होने पर उसकी देखभाल करने वाला एकमात्र व्यक्ति फू शेन शांग था। सोंग जिंगगो को उम्मीद नहीं थी कि वह गुस्सा करेगी। आखिरकार वह उसकी जैविक बेटी थी। वह उसके व्यक्तित्व के लिए पहले से ही तैयार था। सोंग जिंगगो ने अपना हाथ उठाया। 2 लंबे अंगरक्षकों ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। इन ज्यू ने दोनों अंगरक्षकों को निडरता से देखा। सोंग जिंगगो, आपकी वास्तव में कोई सीमा नहीं है। सोंग जिंगगो जानता था कि वह इस तीखी जीभ वाली बेटी से बात नहीं कर सकता। उसकी उदास अभिव्यक्ति ने दोनों को एक कदम उठाने का संकेत दिया। जाहिर है, अगर नरम काम नहीं करता है तो कठोर का उपयोग करना होगा। सोंग एन ज्यू ने आसानी से उस हाथ से बचते हुए उपहास किया जो उसकी कलाई को पकड़ने वाला था। अंगरक्षक ने सोचा कि यह महज एक संयोग था, लेकिन कुछ चालों के बाद वह और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। इसलिए उसने गंभीरता से इंतजार किया। उसे नीचे देखने की हिम्मत नहीं हुई। सोंग एन ज्यू केवल 1 मीटर 6 लंबी थी, लेकिन वह 2 लंबे मांसल अंगरक्षकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थी, जो 1 मीटर 8 लंबे थे, और वह लगभग भाग गई। लड़की पतली और कमजोर लग रही थी, लेकिन जब उसने अपनी मुट्ठी को उकसाया तो वह सत्ता से भरा हुआ था। बस 1 सेकंड पहले वह मीठी बात कर रही थी, लेकिन अगले सेकंड उसने किसी को अपनी खुद की बेटी पर बंदूक की ओर इशारा करने के लिए कहा। क्या आप जानते हैं कि एक्स्यूई हाओ ने एक बार मुझे स्कूल में छेड़छाड़ की थी? एक सहपाठी तुमसे मिलना चाहता है। सोंग जिंगगो ने अपनी अभिव्यक्ति को शांत रखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह वास्तव में इस बारे में जानता था। शरारती बच्चे असली नहीं होते। टिएट हाओ बहुत बढ़िया है। इस साल उसने यूनिवर्सिटी बी में प्रवेश परीक्षा भी पास कर ली है। हालांकि आप उससे 2 साल बड़े हैं, लेकिन दूसरे पक्ष को आप नापसंद नहीं हैं, और यहाँ तक कि उसने कहा कि आपके बारे में उसकी धारणा बहुत अच्छी है। क्या आप जानते हैं कि इसे पाना कितना कठिन है? मैं अभी तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। बस सगाई कर लो। तुम दोनों धीरे धीरे अपनी भावनाओं को विकसित कर सकते हो। सोंग एन ज्यू खुद पर हंसा। वह वास्तव में पश्चाताप करना नहीं जानता था। वह इस समय उससे ऐसी बकवास क्यों कहेगा? इन ज्यू ने धीरे से बंदूक की नली पकड़ी। उसकी आंखों में पागलपन दिखाई दिया। धीरे से कहा, आज
जब तक कि तुम मुझे गोली मारकर मार न दो। तुम। सोंग जिंग गो भड़क गया और कांप उठा जब उसने उसकी ओर इशारा किया। क्या? क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? सोंग एन ज्यू ने व्यंग्य किया, पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा, अचानक ट्रिगर पर अंगरक्षक की उंगली दबा दी। सोंग जिंगो ने उसकी खतरनाक हरकत देखी और चौंक गया और अपना मुंह खोला। तुम क्या करना चाहते हो? इसके तुरंत बाद एक क्लिक ध्वनि सुनाई दी। सोंग एंज्यू की हरकत बेहद तेज थी। उसी समय उसने अंगरक्षक का हाथ पकड़ रखा था, जो बंदूक को अपने माथे पर पकड़े हुए था। अध्याय 50। नाव रवाना हो चुकी है। टाइवंडस कोरहाओ टोंग हंग क्वोक इतना डर गया कि उसकी आत्मा उड़ गई। फोंग नू चिल्लाया और लगभग बेहोश हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह टोंग एन कू का शरीर नहीं देखना था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बंदूक की नाल हवा में उड़ गई। इनकू ने पहले ही उनकी वर्दी से अनुमान लगा लिया था कि दोनों अंगरक्षक फोंग हिन डैक वे अंगरक्षक कंपनी के थे। वह एक दोस्त को जानती थी जिसने सेना से छुट्टी मिलने के बाद इस कंपनी में काम करने के लिए आवेदन किया था। मौजूदा कंपनी के नियम कर्मचारियों को बंदूकें और नियंत्रण उपकरण ले जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देते थे। कम से कम उनकी कंपनी में तो यही मौत की सजा थी। ये बंदूकें सिर्फ ग्राहकों की मानसिक शांति के लिए हैं। वास्तव में ये नकली हैं और इनमें गोलियां नहीं हैं। लेकिन फिर भी यह 100% निश्चित नहीं है। फिर भी जोखिम को स्वीकार करना होगा, भले ही यह केवल 1% हो। यह जीवन और मृत्यु से संबंधित है। जिस क्षण उसने ट्रिगर खींचा, उसे वास्तव में मुक्त होने की इच्छा हुई। वह वास्तव में जानना चाहती थी, जब वह सोंग जिंग गो के सामने मर जाएगी, तो उसके चेहरे पर किस तरह का भाव होगा। बेशक वह वास्तव में मृत्यु की तलाश नहीं कर रही थी। मृत्यु माउंट ताई जितनी भारी हो सकती है और यह पंख जितनी हल्की भी हो सकती है, अगर वह व्यर्थ मर गई, तो क्या यह एक पाद से भी बदतर नहीं होगी? अंगरक्षक को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि सोंग एंज्यू को खबर पता थी। भले ही बंदूक में गोलियां नहीं थी, फिर भी वह सोंग एंज्यू की हरकतों से डर गया था। ओह! क्या अफसोस है, सोंग एंज्यू ने कहा, थोड़ा अफसोस महसूस कर रहा है। हालांकि मैं मर नहीं गया था, बस अब मैं आपको अपने जीवन के साथ वापस भुगतान करूंगा। अब से आप मेरे पिता नहीं हैं। हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं देते हैं। आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है। नहीं, वह मेरे लिए अच्छी तरह से काम कर रहा है। चेतना। स्कूल में रहने के लिए यह एक दुष्चक्र है। जब तक जू हाओ उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, वह जल्द या बाद में अपना मन बदल लेगी। सोंग जिंग गो ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बेटी उससे इस हद तक नफरत करेगी, और उससे भी ज्यादा इतनी क्रूर होगी। इंजू न केवल अच्छी थी, बल्कि उससे बेहतर भी थी। हालांकि वह दूसरों के साथ, यहाँ तक कि अपने खून के साथ भी क्रूर था, लेकिन वह खुद के साथ भी क्रूर थी। चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थी, वह केवल जारी रख सकता था। शादी के पीछे के बड़े लाभों की तुलना में उसे कोई भी साधन अपनाना पड़ा। इसके अलावा उसने यह उसके भले के लिए किया। अगली सुबह एनकू को सिटी ए के एक आलीशान होटल के वीआईपी कमरे में ले जाया गया। ब्लाइंड डेट की जगह बहुत जल्दी चुनी गई। ऐसा नहीं था कि वह टोंग हंग क्वोक को यह नहीं बताना चाहती थी कि वह शादीशुदा है, और वह जिस व्यक्ति के साथ थी वह फो थान थोंग था। अगर मैंने सच बताया तो मुझे डर था कि वह मुझे पागल समझेगा। इनकू फूलों की पंखुड़ियों से ढके बिस्तर पर आराम से लेटा था, जबकि टिएट हाओ औपचारिक पोशाक पहने हुए चिंतित और बेचैन दिख रहे थे। सोंग एन जियू ने अचानक अपना हाथ उठाया, जिससे वह हड़बड़ा गया।
उसने बिस्तर के सिरहाने पर रखे अजीबोगरीब फलों के रस को उठाया, उसे हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सोंग जिंग गो ने मुझे एक इंजेक्शन लगाया है जिससे मेरा पूरा शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन यह आपको हिलने डुलने में असमर्थ बना सकता है।